Good morning, student. Class 7th, chapter 4 civics. आपका चैप्टर 4 है बेटा, वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है होती है वो किस तरह से काम करती है, और वो सारी पॉइंट जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं। इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली वी स्टडी अबाउट द वेलफेयर फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह के वेलफेयर काम करती है, यानी कि लोगों की भलाई के कौन कौन से काम हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। हाउ पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस वर्क इन इंडिया। भारत में पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस किस तरह से काम करती है। वाई देयर इज़ इनइक्वालिटी इन हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों हेल्थ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज देयर इज़ अ इनइक्वालिटी। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते वक्त क्यों भेदभाव किया जाता है। दैट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस आर इनएडुकेट, कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो इनएडुकेट होती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड विद पुअर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोड, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को, अपने जो नागरिक हैं, शहरी हैं, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर यानी कि सही हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। इट इज़ आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोड, ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लेवल। लोगों को एक न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। तो इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट। देखो, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, states that the enjoyment of highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction based on race, religion, political belief, economic and social conditions. According to the WHO के मुताबिक क्या है कि enjoyment of highest attainable standard of health यानी कि लोगों को एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ, यानी कि लोगों की जो हेल्थ है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और ये क्या है, ये हर एक इंसान का बुनियादी अधिकार है। परफेक्ट हेल्थ को प्रोवाइड करवाते वक्त हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, ना उसके रेस के बेस पर, ना धर्म की, ना पॉलिटिकल बिलीफ, ना इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमें लोगों को परफेक्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि जो हेल्थ है वो हर इंसान का क्या है, बुनियादी अधिकार है अकॉर्डिंग टू द WHO। बेटे WHO का फ्लैग है, झंडा, जैसे हमारे भारत का तिरंगा है, ऐसे WHO का फ्लैग ये होता है। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट एंड इट्स वायलेशन शुड बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। और अगर मान लीजिए हेल्थ का वायलेशन होता है, तो हेल्थ क्योंकि ह्यूमन राइट है, तो हेल्थ का वायलेशन का मतलब है कि आप जो बुनियादी अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर रहे हो, उनका वायलेशन हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। देयरफॉर इट इज़ क्रूशियल दैट द स्टेट प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पीपल। इसीलिए जो स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो लोगों को एक परफेक्ट हेल्थ प्रोवाइड करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा, हमने भी ये कहा था कि हेल्थ इज़ ऑफ इंडिविजुअल इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट। हेल्थ ये हर इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान हेल्दी नहीं होगा तो वो परफेक्टली कोई काम नहीं कर सकता। अनहेल्दी इंसान अगर कोई बीमार है तो वो ना अपने लिए कुछ कर सकता है, ना देश के लिए कुछ कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट की भी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नागरिकों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। व्हाट इज़ हेल्थ? बेसिकली हेल्थ क्या है? व्हेन वी थिंक ऑफ अ हेल्दी पर्सन, द फर्स्ट थिंग दैट कम टू माइंड इज़ दैट ऑफ पर्सन
अगर हम ये सोचते हैं, कभी हमारे दिमाग में सवाल उठता है हेल्थ को लेकर कि भाई हेल्थी पर्सन हम किसी को कहेंगे, हमारे दिमाग में सवाल ज़रूर पैदा होगा। तो हु इज़ फिज़िकली फिट एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। तो देखो, जो इंसान जिस्मानी तौर पर फिट है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है। हाइवर हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फिज़िकल फिटनेस, लेकिन या मेंटल वेलबींग। हम हेल्थ को सिर्फ यहाँ आकर नहीं रोक देते कि इंसान अगर फिज़िकली फिट है और मेंटली बिल्कुल ठीक है, तो वो ये हेल्थ की एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो जाती। हेल्थ के लिए क्या डेफिनेशन है इसकी, आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम एनी फियर ऑफ एंजाइटी इज सीन एज हेल्दी पर्सन। एक ऐसा इंसान जो हर तरह के एंजाइटी से फ्री है, उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, उसको हम हेल्दी पर्सन के कैटेगरी में ला सकते हैं। WHO डिफाइन हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो WHO का ये कहना है कि हेल्थ क्या है? एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग भी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड नॉट merely एज एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, और डिजीज़ वगैरह भी उसको ना हो। तो ये है हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। इन रिसेंट ईयर्स is also seen as the ability to lead a social and economically productive life। तो रिसेंट ईयर में हम ये देखते हैं कि हेल्थ को इस तरह से लिया जाता है। हम हेल्थ को किस तरह देखते हैं कि हेल्थ एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से हम एक सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को लीड करते हैं। यानी कि हेल्थ की मदद से एक इंसान परफेक्ट सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को जी सकता है। ये है हेल्थ की डेफिनेशन रिसेंट ईयर में। यानी कि आजकल अगर हमें एक परफेक्ट सोशल लाइफ जीनी है तो हेल्दी होना ज़रूरी है। इकोनॉमिकली हमें मज़बूत होना है, तब भी ज़रूरी है कि हम हेल्दी फिट हों। इन ऑर्डर टू अटेन अ टोटल हेल्थ फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम हेल्थ फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं? हेल्थ फैक्टर में आते हैं कि इंसान को जो बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, यानी कि एक हेल्दी इंसान के लिए जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उसको अवेलेबल होना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों लिखा ना, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड, तो उसकी जो डाइट है, खाना पीना बैलेंस होना चाहिए। क्लीन, साफ़ सुथरा पीने का पानी उसको मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, एक की रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए हमारे पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी मौजूद नहीं है, जो खाना हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जितनी चाहिए, कैलोरीज़ वगैरह, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, तो इंसान ऐसी जगह पर हेल्दी नहीं रह सकता। एक केस स्टडी है बेटा, ये हम इसको पढ़ लेते हैं। हेल्थ केयर सिचुएशन इन इंडिया। भारत में हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह की सिचुएशंस हैं? हेल्थ केयर रिसोर्सेज इंडिया आर एम्पल। भारत में जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देयर हैज़ बीन अ डेफिनेट ग्रोथ इन ओवरऑल हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड हेल्थ रिलेटेड मैन पावर इन द लास्ट डिकेड। हम ये देखते हैं कि हेल्थ से जुड़े हुए जो भी ग्रोथ वगैरह है पूरे भारत में, अगर हम देखें रिसोर्सेज और हेल्थ रिलेटेड मैन पावर जो है ना, वो इन लास्ट डिकेड में वो एक तरह से डेफिनेट हो गई है। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैज़ ऑलमोस्ट डबल। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो कितने हो गए? बढ़ के, अगर हम 1991 से 2000 का डाटा देखें। लेकिन इसके पीछे की मैंने भी आपसे क्या कहा था कि हेल्थ रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हालांकि काम हो रहा है, उन पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, काम कंटिन्यूसली है। हॉस्पिटल्स वगैरह हैं कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द परसेंटेज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ इंक्रीज। 1991 से 2000 तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो की तादाद तो डबल हो ही गई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन 2000 लगभग 2000 में द कंट्री हैड, भारत में कितने हुए? 1.25 मिलियन डॉक्टर्स की तादाद बता रहे हैं। क्योंकि हेल्थ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं
तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। 0.8 मिलियन नर्सेज, दिस मीन्स देयर इज़ 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1800 पीपल। देखो अब मैंने आपसे भी क्या कहा था कि कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 1800 पर एक डॉक्टर, यानी कि अगर 1800 मरीज़ हैं तो उन पर डॉक्टर कितने हैं काम करने वाले? ओनली 1 डॉक्टर। अब आप ऐसी कंडीशन में मुझे बताइए कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो कि 1800 मरीज़ों को एक डॉक्टर को देखना है, या 1800 मरीज़ों पर एक डॉक्टर है, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, ये आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर आर ट्रेंड एवरी ईयर। अब देखिए अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू ग्रेजुएट डॉक्टर एंड 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट आर ट्रेंड एवरी ईयर। तो लगभग 15,000 नए ग्रेजुएट्स और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स हैं वो हर साल तैयार होते हैं। द कंट्री हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सर्विंग पीपल अक्रॉस 1000 ऑफ विलेजेस। अब आपको बताऊँ, भारत एक कोई छोटा सा देश तो नहीं है, यहाँ पे हज़ारों तो गाँव हैं। अब जो गांव के लोग हैं उनको भी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ आते होंगे। अब हमारे पास शॉर्टेज है ना, डॉक्टर्स भी कम हैं, नर्सेज कम हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ सर्विसेज हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाते। द कंट्री हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसन वर्थ ₹260 बिलियन। अब देश में जो मेडिसिन वगैरह पे जो खर्चा किया जाता है वो लगभग कितना है? 260 बिलियन। एडवांसमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू बेटर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। हालांकि मेडिकल एरिया में नई टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इसका अभी एडवांसमेंट चल रहा है। अ नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट हैज़ कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट। बहुत सारे विदेश से लोग हैं जो भारत आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लिखा ना विदेश, यानी कि मतलब दूसरी कंट्रीज से। परदेसी टूरिस्ट यानी कि जो बाहर से आते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंडिया से भी लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। बाहर के जो लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज़ ने, मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए जो भारत है वो विदेश कहलाएगा। अगर हमारे यहाँ से कोई बाहर जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, दूसरी कंट्री में जाएगा, तो हमारे लिए जो दूसरी कंट्री है वो विदेश कहलाएगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में भी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं बांग्लादेश वगैरह से, बिकॉज ऑफ एक्सेलेंस इन मेडिकल सर्विस दैट इज़ अवेलेबल एट लो कॉस्ट। क्योंकि वजह मैं बता दूं क्या है कि हमारे यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज मतलब कम कीमत पर, जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, उसके हिसाब से हम और देशों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ इंडिया में अच्छी मेडिकल सर्विसेज कम कॉस्ट पर दे दी जाती हैं। इसलिए बाहर से टूरिस्ट वगैरह इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी, मैं फिर भी यही कहूँगी कि हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ की अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1800 पेशेंट पर एक डॉक्टर है, तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अभी भी हमें हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा हेल्थ रिसोर्सेज इन इंडिया। फॉर हेल्दी लाइफ, for healthy life and care during illness, there is a need of appropriate healthcare services like hospital, health center, laboratories, ambulances and blood bank। देखो, एक हेल्थी लाइफ के लिए एंड केयर ड्यूरिंग इलनेस, और बीमारियों को क्योर करने के लिए ज़रूरी है एक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज की। अब प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट वगैरह को करके उनकी सैंपल की जांच की जा सके, एम्बुलेंसेज हैं, ब्लड बैंक हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। वी आल्सो नीड वेल ट्रेन डॉक्टर। मैंने अभी क्या कहा था, हमें अभी भी एक अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हेल्थ वर्कर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की, जो डायग्नोस कर सके एंड ट्रीटमेंट वगैरह इलनेस को, इन सब की हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ
well trained doctors, nurses, health workers, paramedical staff, and machinery. Besides this medical equipment, machinery and medicines are needed for treating the patient. इसके अलावा पेशेंट को इलाज करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तभी तो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. मेकिंग सच रिसोर्स अवेलेबल इन द इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये तमाम रिसोर्सेज को हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कराना किसकी जिम्मेदारी है? दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेल ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाए. अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाती है तो क्या होगा? फिर हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ या लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा सकते. हमसे मुराद डॉक्टर्स. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है, तो जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी तो जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, वहाँ पर स्टार्टिंग में डॉक्टर्स के सामने जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. जैसे कि जो टेस्टिंग किट वगैरह हैं कोविड-19 की वो अवेलेबल नहीं थी. बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉर्टेज ऑफ जैसे कि जो ड्रेस उन्हें चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए, बहुत चीज़ें थी जिनकी शॉर्टेज थी. स्टाफ कम था क्योंकि कोविड-19 में सबसे बढ़कर ये केसेस जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्टाफ की अभी भी कमी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में हमें मेडिकल सेक्टर में देखने को मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. This topic I will discuss in next video. Thank you very much.